करने जा रहे हैं दुनिया के उस रणनीतिक और खूबसूरत इलाके की जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कहकर प्रचारित करता है। लेकिन कड़वी और जमीनी हकीकत यह है कि वहां के निर्दोष लोग पिछले 78 सालों से सिर्फ गुलामी, दमन, कंगाली, उपेक्षा और सेना का भारी अत्याचार झेलने के लिए मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त पीओके में हालात इतने ज्यादा खराब, अनियंत्रित और नाजुक हो चुके हैं कि पूरा इलाका पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की भीषण आग में उबल रहा है। वहां की सड़कों पर कोई शांति या सन्नाटा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत, वहां के भ्रष्ट प्रशासन और उसकी क्रूर सेना के खिलाफ जगह जगह गूंजती उग्र नारेबाजी है। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से हजारों लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर डटे हुए थे। दुकानों और बाजारों से खाने पीने का जरूरी राशन गायब हो चुका है। आम लोगों के घरों में आने वाली बिजली की बिल आसमान छू रहे हैं। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और जब वहां के परेशान नागरिक अपने बुनियादी मानवाधिकारों की मांग करते हैं तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन पर बिना किसी झिझक के सीधी गोलियां चला देती है। लेकिन इस खौफनाक, अराजक और हिंसक माहौल के बीच पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार क्या कर रही है? वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए वहां विधानसभा चुनाव कराने का एक नया ड्रामा रचने जा रही है। 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 अलग अलग चरणों में पीओके की विधानसभा के चुनाव कराने का आधिकारिक ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये खड़ा होता है, जब पूरा का पूरा इलाका बगावत की आग में जल रहा है, जब लोग सड़कों पर भूख और जुल्म के खिलाफ चीख चिल्ला रहे हैं, तो क्या वहां चुनाव कराने का ये राजनीतिक नाटक करने से लोगों का गुस्सा और आग बुझ जाएगी? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये राजनीतिक और सैन्य मंसूबा कभी कामयाब हो पाएगा, या फिर ये दिखावे का चुनाव ही पाकिस्तान के उस कब्जे और उसके घमंड के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है? आज के इस विशेष शो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पीओके के इन चुनावों के पीछे छिपा असली राजनीतिक खेल क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नया चुनावी ड्रामा क्या है, और कैसे आज पूरे विश्व मंच के सामने पाकिस्तान की कंगाली पर और नाकामी की पूरी पोल खुल चुकी है। पीओके की असली और खौफनाक सच्चाई को करीब से समझना है तो जरा वहां के शहरों, कस्बों और गलियों की जमीनी हालात को देखिए। पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में आम लोग, वहां के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग एक साथ मिलकर अभूतपूर्व आंदोलन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी लोगों की मांगे आखिर क्या है? वो कोई चांद तारे नहीं मांग रहे और ना ही कोई गैर वाजिब मांग रख रहे हैं। उनकी मांगे बेहद सीधी और बुनियादी हैं, जो कि आम जनता की अपने सरकार से होती है। उन्हें सस्ते और सही दाम पर आटा और राशन मिले, बिजली के जायज और कम बिल भेजे जाएं, क्योंकि पूरे इलाके की पानी से बनने वाली सस्ती बिजली पीओके के ही बांधों में बनती है। लेकिन वो जाती कहां है? इसके बावजूद वहां के स्थानीय लोगों को सबसे महंगी दरों पर बिजली बेची जाती है, जबकि वो बिजली लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लोगों को सस्ती में दी जाती है। और उनकी सबसे बड़ी और मुख्य मांग ये है कि पाकिस्तानी सेना और वहां के आम नागरिकों पर जो पुलिस अपना खूनी दमन और जुल्म कर रही है वो तुरंत बंद करे। लेकिन प्रदर्शनकारियों की इन जायज मांगों के जवाब में पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने आखिर क्या रुख अपनाया? निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता पूर्वक सीधा बल प्रयोग किया गया। भीड़ पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई, जहरीले आंसू गैस के गोले दागे गए और कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई गई। इस सरकारी और सैन्य हिंसा में अब तक दर्जनों बेकसूर आम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों बेकसूर युवाओं को जेलों और यातना गृहों में ठूंस दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी गई हैं। आने जाने के सारे मुख्य रास्ते सील कर दिए गए हैं। बाजार पूरी तरह खाली पड़े हैं। राशन की दुकानें बंद हैं।
अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाइयां तक नहीं है। पाकिस्तान की सेना और सरकार सोचती है कि भूख, डर, नाकेबंदी और बंदूक की गोली के दम पर वो वहां के जनता को, वो वहां के लोगों की गूंजती आवाज को हमेशा के लिए दबा देगी। लेकिन इस बार पीओके के लोग किसी भी कीमत पर रुकने या झुकने को तैयार नहीं है। हाल ही में प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमान खान ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के पूरे झूठ का पर्दाफाश करते हुए कड़े शब्दों में कहा था, पाकिस्तान ने पिछले 78 सालों से कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया को और अपने देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चूरन बेचा है। लेकिन अब ये उसका घिसा पिटा चूरन और बिकने वाला नहीं। आज हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पीओके के त्रस्त लोग अब खुलेआम रैलियों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस जुल्म और गुलामी से तो कई गुना बेहतर है कि भारत आगे आकर हमारी मदद करे। जरा सोचिए, जिस इलाके को पाकिस्तान दशकों से अपना अभिन्न अंग बताता आया है, वहां के आम नागरिक आज भारत की तरफ उम्मीद, न्याय और तरक्की की नजरों से देख रहे हैं। यह घटनाक्रम पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति और कश्मीर राग पर एक बहुत बड़ा और करारा थप्पड़ है। अब बात करते हैं उस चुनावी ड्रामे और पाखंड की जिसे पाकिस्तान की सरकार 27 जुलाई से वहां शुरू करने जा रही है। पीओके की तथाकथित विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। नियम के मुताबिक इनमें से 45 सीटों पर सीधे वोटिंग के जरिए चुनाव कराए जाते हैं और जो बाकी की बची 8 सीटें मनोनीत यानी नॉमिनेटेड होती हैं। अब जरा इन 45 प्रत्यक्ष सीटों का गणित गहराई से समझिए, जिससे पाकिस्तान की चालाकी और धोखेबाजी पूरी तरह से साफ हो जाती है। दोस्तों, इन 45 सीटों में से 33 सीटें पीओके के स्थानीय भौगोलिक इलाकों के लिए तय की गई है, जबकि बची हुई जो 12 सीटें हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले तथाकथित कश्मीर शरणार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है। ये 12 आरक्षित सीटें पीओके के पूरे विवाद और चुनावी फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी जड़ है। पीओके के स्थानीय निवासियों और विश्लेषकों का सीधा और साफ आरोप है कि इन 12 सीटों का पीओके की सरजमी पर रहने वाले आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सीटें तो वास्तव में इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी सरकार की वो चोर खिड़की है जिसका इस्तेमाल करके वहां के हुक्मरान अपने मनपसंद चमचों, वफादारों और कठपुतली नेताओं को जबरदस्ती पीओके की विधानसभा में घुसा देते हैं। पाकिस्तान में सत्ता में चाहे जो भी राजनीतिक दल बैठा हो, चाहे इमरान खान की पीटीआई हो, भुट्टो जरदारी की पीपीपी हो या फिर शरीफ परिवार की पीएमएलएन, वहां इस्लामाबाद से 12 सीटों में भारी धांधली और हेर फेर करके पीओके में अपनी मनपसंद सरकार बना लेती है। इसलिए वहां के आंदोलनकारी लोग पुरजोर मांग कर रहे थे कि शरणार्थियों के नाम पर बनाई गई वो 12 सीटें, इन फर्जी 12 सीटों और आरक्षित सीटों को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इन सीटों को भला कैसे खत्म कर सकती है? अगर ये फर्जी सीटें खत्म हो गईं, तो पीओके की सत्ता पर इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना का सीधा कब्जा और रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव पीओके के आम नागरिकों के लिए अपनी वास्तविक सरकार चुनने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये झूठा संदेश दिखाने का जरिया है कि देखिए वहां तो सब ठीक है और लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस पुराने ढोंग को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। इस पूरे तनाव, खून खराबे, अशांति और हिंसक विरोध के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन के सर्वोसर्रा नवाज शरीफ ने एक ऐसा हास्यास्पद बयान दे दिया है जिस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों को हंसी ही आती है और साथ में गुस्सा भी। मुजफ्फराबाद में अपनी पार्टी की एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने बड़े फख्र से कहा, अगर मेरी पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल करती है तो मैं अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सीधे कहूंगा कि वो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दे, ताकि मैं खुद यहां मुजफ्फराबाद में बैठकर इस इलाके के विकास और कामों की सीधी देखरेख कर सकूं। जब नवाज शरीफ ने रैली में ये बात कही तो वहां मौजूद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भाड़े की भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। लेकिन जैसे ही उनका यह बयान मीडिया और टीवी चैनलों पर चला, पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस दावे पर जमकर मजाक उड़ाया गया।
पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर जब वहां के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नैयर हुसैन बुखारी से नवाज शरीफ के इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऑन एयर ही नवाज शरीफ के इस खोखले बयान की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी। नैयर हुसैन बुखारी ने कड़े शब्दों में कहा, नवाज शरीफ साहब को पीओके का प्रधानमंत्री बनने की ये अजीब इच्छा बहुत देर से याद आई। अगर उन्हें वाकई में पीओके का पीएम बनना था तो जब चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा हो रहे थे तब उन्हें अपना पर्चा भरना चाहिए था। अब तो नामांकन की तारीख निकल चुकी है और चुनाव लड़ने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके अलावा कानूनी रूप से चुनाव लड़ने के लिए नवाज शरीफ ना तो पीओके के पंजीकृत वोटर हैं और ना ही वो शरणार्थियों की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए उनकी ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं, कोरी जुमलेबाजी है और जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया है। जरा सोचिए, पाकिस्तान का एक 3 बार का पूर्व प्रधानमंत्री एक भरी चुनाव जनसभा में लोगों के सामने खड़े होकर ऐसे बचकाने और झूठे दावे कर रहा है जिसका कोई कानूनी, संवैधानिक या व्यावहारिक वजूद ही नहीं है। नवाज शरीफ खुद भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो चाहकर भी पीओके के पीएम कभी नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान के स्वार्थी नेताओं की ये बहुत पुरानी और बदसूरत आदत रही है। जब भी चुनाव पास आते हैं, कश्मीर के नाम का झूठा राग अलापो, वहां के बदहाल लोगों को अपने बड़े बड़े झूठे सपने दिखाओ और चुनाव खत्म होते ही उन मासूम लोगों को अपनी क्रूर सेना की लाठियों और गोलियों के हवाले कर दो। अब यहां सबसे बड़ा और प्रासंगिक सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना का ये चुनावी दाव वाकई कामयाब हो पाएगा? क्या सिर्फ चुनाव करा देने भर से पीओके में सालों से सुलग रही असंतोष की आग बुझ जाएगी? इस सवाल का सीधा और एक शब्द में जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और वहां के थल सेना अध्यक्ष का प्लान बहुत सीधा और चालाकी भरा है। वो चाहते थे कि आंदोलन चला रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी घोषित करके बैन कर दिया जाए। पूरे इलाके की सड़कों पर भारी पुलिस बल और फौजी जवानों की नाकेबंदी बढ़ा दी जाए। आम लोगों को गोलियों और जेलों के डर से पूरी तरह चुप करा दिया जाए और फिर 27 जुलाई को जैसे तैसे फर्जी वोटिंग कराकर अपनी किसी वफादार चमचे को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाकर वहां एक कठपुतली सरकार बैठा दी जाए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके जनरल ये बात भूल रहे हैं कि आज का पीओके और 20 साल पुराना दबा कुचला इलाका नहीं रहा। आज का पीओके पूरी तरह से जागरूक और गोलबंद हो चुका है। आज वहां का हर नागरिक, हर दूसरे नागरिक के हाथ में फोन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। पाकिस्तानी सेना वहां जो भी जुल्म और ज्यादती करती है उसकी तस्वीरें और खौफनाक वीडियो पल भर में सीमा पार करके पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी को कागजों पर बैन तो कर दिया, लेकिन वो लोगों के दिलों में धधक रहे गुस्से और आक्रोश को बैन करने में पूरी तरह नाकाम रही। आज आलम यह है कि वहां के कई प्रमुख नेता भले ही जेलों में बंद हो, लेकिन आम जनता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या घर की महिलाएं हो, खुद ब खुद नेतृत्व संभाल कर सड़कों पर उतर आई हैं। जब तक पीओके के आम लोगों को सस्ता आटा और राशन नहीं मिलेगा, जब तक महंगी बिजली का भारी भरकम बोझ उनके कंधों से नहीं हटेगा और जब तक शरणार्थियों के नाम पर रखी गई 12 आरक्षित सीटों का फर्जीवाड़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होगा, तब तक पीओके में पाकिस्तान की बनाई कोई भी कठपुतली सरकार एक दिन भी चैन से टिक नहीं सकती। शहबाज शरीफ का यह भ्रम कि चुनाव कराकर वो इन भारी जन आक्रोश को ठंडा कर देंगे पूरी तरह से फ्लॉप और नाकाम साबित होने वाला है। ये चुनाव पीओके में शांति लाने के बजाय लोगों के विद्रोह की आग में पेट्रोल छिड़कने का काम करेगा। वैसे भी पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति और उसकी कंगाली का सच आज किसी से नहीं छुपा। पूरा देश भारी कर्ज और आर्थिक बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से लेकर अपने मित्र देशों जैसे कि चीन, सऊदी अरब और UAE के सामने पाकिस्तान के हुक्मरान हर दूसरे महीने भीख का कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। देश के अंदर महंगाई दर इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आम पाकिस्तानियों के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम करना भी एक बहुत जंग बन चुका है। कराची, पेशावर से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक लोग बिजली के बेतहाशा बिलों, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों और बेरोजगारी के त्रस्त होकर सड़कों पर दंगे कर रहे हैं। जो देश अपने खुद के नागरिकों को पेट भरने के लिए आटा और घरों के लिए बिजली तक मुहैया नहीं करा सकता,
जो मुल्क अपने पुराने विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए दुनिया से नए कर्ज की भीख मांग रहा है, वो कंगाल देश पीओके में अरबों रुपए के विकास और तरक्की की बड़ी बड़ी बातें करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भद्दा मजाक नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान ने अपने 78 सालों के इतिहास में पीओके को कभी भी अपना हिस्सा नहीं माना, बल्कि उसे हमेशा सिर्फ एक दुधारू गाय और सामरिक संपत्ति यानी स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल किया। पीओके के प्राकृतिक जल संसाधनों और नदियों के पानी से जो पनबिजली बनती है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उससे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और राजधानी इस्लामाबाद रोशन होते हैं, जबकि पीओके के अपने गांव और शहर घने अंधेरे में डूबे रहते हैं। पीओके के गरीब लोगों से हर साल भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का 10% हिस्सा भी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, स्कूलों या अस्पतालों पर खर्च नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दशकों तक पीओके की खूबसूरत जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, लॉन्च पैड्स बनाने और घुसपैठ कराने के लिए किया। वहां के मासूम और बेरोजगार युवाओं के हाथों में कलम, किताब और रोजगार देने के बजाय हथियार और नफरत थमाने की साजिश रची। लेकिन अब पीओके के युवाओं की आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं और उन्हें ये सच समझ आ चुका है कि पाकिस्तानी सेना उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। आज जब पीओके के लोग अपने पड़ोस भारत के नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ भारत का जम्मू कश्मीर है जहां G20 जैसे भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते हैं, जहां एम्स, IIT, IIM जैसे देश के सबसे बड़े संस्थान बनते हैं, जहां चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है, नए एक्सप्रेसवे बनते हैं और हर साल करोड़ों स्वदेशी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके, जहां सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, भूखमरी, कंगाली, सेना की लाठियां, आंसू गैस और गोलियों की आवाज गूंजती। विकास और जिंदगी का ये जमीनी अंतर आज पाकिस्तान के हुक्मरानों और उसकी सेना की नींद उड़ाने के लिए काफी। पीओके में उठ रहे इस अभूतपूर्व जन विद्रोह और बगावत के बीच भारत का आधिकारिक और कूटनीतिक रुख भी पूरी दुनिया के सामने बेहद साफ है। भारत की संसद ने 1979 में ही सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके ये पूरी दुनिया को बता दिया था कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भी पूरी तरह शामिल है, ये भारत का अत्यंत अभिन्न, अभाज्य और संवैधानिक अंग है और हमेशा रहेगा। भारत के शीर्ष नेतृत्व ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात बार बार दोहराई कि पीओके को भारत में वापस मिलाने के लिए शायद भारत को किसी बड़े सैन्य अभियान की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि पीओके के त्रस्त लोग खुद ही पाकिस्तान के अमानवीय जुल्मों, कंगाली और सेना की तानाशाही से तंग आकर एक दिन सड़कों पर उतरेंगे और भारत में शामिल होने की खुलेआम मांग करेंगे। और आज पीओके की सड़कों पर जो ऐतिहासिक दृश्य, रैलियां और नारेबाजी दिखाई दे रही हैं, वो भारत के इस पुराने दावे पर पूरी तरह से मुहर लगाते हैं। जब पीओके के प्रदर्शनकारी खुलेआम रैलियों में ये चिल्लाते हैं कि हमें भारत जैसा विकास और सम्मान चाहिए, हमें पाकिस्तान की गुलामी नहीं चाहिए, तो इस्लामाबाद के ऐशो आराम में बैठे नेताओं और रावलपिंडी के GHQ में बैठे जनरलों के कांपते पैर साफ दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा ये तथाकथित विधानसभा चुनाव कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया या जनता का चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ऐतिहासिक कंगाली, प्रशासनिक नाकामी, फौजी तानाशाही और वैश्विक कूटनीतिक हार पर पर्दा डालने की एक बेहद घटिया और नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोच रहे हैं कि इस चुनावी ड्रामे से वो अपनी गिरती हुई सरकार की साख बचा लेंगे। पूर्व पीएम नवाज शरीफ सोच रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में जाकर झूठे और हास्यास्पद बयान देने से वो वहां के मसीहा बन जाएंगे। और सेना प्रमुख सोच रहे हैं कि वो बंदूकों, संगीनों और जेलों के जोर पर वो लाखों लोगों की उबलती हुई आजाद आवाज को दबा देंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि पीओके की पीड़ित जनता के सब्र का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और फूटने की कगार पर है। जुल्म, बर्बरता और तानाशाही के इतिहास में एक निश्चित सीमा होती है। जब कोई पूरी कौम अपनी आजादी, अपने स्वाभिमान और अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए बिना किसी डर के सड़कों पर उतर आती है,
तो दुनिया की कोई भी अत्याचारी सेना या हुकूमत उसे ज्यादा दिनों तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। पाकिस्तान वहां की जनता पर जितना ज्यादा दमन चक्र चलाएगा, गोलियां बरसाएगा और पाबंदियां लगाएगा, पीओके की ये बगावत उतनी ही ज्यादा भड़केगी और तेज होती जाएगी। 27 जुलाई के इस ढोंगी चुनाव से पाकिस्तान को न तो कोई रणनीतिक राहत मिलने वाली है और न ही पीओके के लोगों का गुस्सा शांत होने वाला है। ये चुनाव पाकिस्तान के लिए कोई राहत की बात नहीं, बल्कि उसके कब्जे के अंत और उसके ऐतिहासिक पतन की एक नई पटकथा लिखने जा रहा है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।